वेलकम बैक टू आवर चैनल यस करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर आपके 12th का, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। गाइज, ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं जितना कि आपके और चैप्टर जैसे रेस्पिरेशन और कोऑर्डिनेशन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है सो दैट कि आप डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ भी कर पाओगे। प्लस सिमिलरली ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आएंगे, आइदर नीट में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है गाइस। गाइस, हमारी वीडियोस जो रहती हैं और वो 30 मिनट की ही रहती हैं। तो अगर आप लोग कोशिश करोगे इसे 2 की स्पीड में भी देखने, तो 10 से 15 मिनट में आप लोग इसे ख़त्म कर पाओगे। गाइस, ज़िंदगी में अपने इतना टाइम एटलीस्ट निकाल लीजिए कि आप लोग 15 मिनट्स में एटलीस्ट आप अपना सब्जेक्ट पढ़ पाओ। हमारे 30 मिनट्स का सब टॉपिक बनाने का रीज़न ही यही है कि हम चाहते थे कि आप लोग फट से फट ज़्यादा जितना हो सके उतना रिवाइज़ कर पाओ या वीडियो को देख पाओ। तो जिन तक ही मेरी वीडियो पहुँच पाएगी वो लोग प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को जितना हो सके उतना देखिए, और टाइम ना रहे तो 2 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन 15 मिनट आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग चलते फिरते कहीं अगर कुछ कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं ऐसे टहलने, सिर्फ 15 मिनट के लिए कान में डाल लीजिए, आपका कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम देना वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स हाउ आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपकी गिल्ट की फीलिंग आती है रात को सोते वक्त कि अरे आज कुछ किया नहीं, वो गिल्ट की फीलिंग एटलीस्ट नहीं रहेगी या कम रहेगी कि कुछ तो किया है, ना करने से अच्छा कुछ तो करना है। ठीक है, तो इतना ही से मैं बताना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। तो ये बात हमको सबको पता चल चुकी है, हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ रहे कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके अंदर डिजीज़ एब्सेंट होनी चाहिए। हेल्थ का WHO ने एक पूरा बोलते हैं ना डेफिनेशन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एप्टली डिफाइन हेल्थ। तो एप्टली मतलब एकदम करेक्ट किसको बोलूँगा कि वो हेल्दी पर्सन है वो, या हेल्थ उसका ये होता है, ये बोल पाना बहुत टफ है। लेकिन तभी भी WHO ने ट्राई किया है कि डेफिनेशन हम लोग दे पाएँ। क्या होता है? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। देखिए, फिजिकल मतलब बॉडी, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, हर ऑर्गन बॉडी का अच्छा होना चाहिए। मेंटल मतलब आप लोग स्ट्रेस में नहीं रहने चाहिए, हमेशा फ्री हैप्पी, थोड़ा टेंशन लेना चाहिए, थोड़ा खुश रहना चाहिए, ऐसा करना। सोशल मतलब आपके आजू बाजू की जो सोसाइटी है, जो आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके कल्चर के लोग हैं, रिलीजन के पार्ट हैं, वो लोग ना सोशल के बोलते हैं पार्ट हैं। इवन टीचर्स हैं, ये सब सोशल हैं। तो ये लोग भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालने चाहिए। तो ये हमको भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर आपसे हम मिलते हैं एज अ टीचर और एज अ कलीग और एनीवन, सो वी शुड नॉट पुट यू इन दी बैड सिचुएशंस, और आपके दिमाग या मेंटल और बॉडीली इफेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये तीनों के ट्राइंगल में बनता है हमारा हेल्थ। ठीक है, तो सोशल वाले में लोगों को दिक्कत होती है, मेंटल तो जान जाते हैं, सोशल वाले मतलब सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा कचरा साफ रखना, आजू बाजू में बोलते हैं ना, गार्बेज डस्टबिन, क्लीन रोड्स, हाइजीन, ये सब भी इसका पार्ट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इन शॉर्ट, हेल्थ इज़ अ बर्थ राइट ऑफ ह्यूमन्स। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन लिख दी कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये। तो ठीक है, तो ये होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता नहीं है। Health also reflects the metabolic and functional efficiency of living organism। ये बात 100% सच है। मेटाबॉलिक मतलब जैसी बॉडी की फंक्शन होनी चाहिए, जैसे न्यू गाड़ी का इंजन होता है कि एक्सीलेटर देते तुरंत एकदम आवाज़ आती है, वैसे ही आपकी बॉडी का फंक्शन और मेटाबॉलिज्म होता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म आप 100% एफिशिएंसी से काम कर, मतलब जितना खा रहे हो पूरी एनर्जी बॉडी दे रही है तोड़ के 100%, दैट मीन्स योर बॉडी इज वेरी एफिशिएंट। हाइजीन, ये नए बच्चे में ऐसा रहता है। हाइजीन इज अ साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ। अब उसके आगे पढ़ते हैं कि हाइजीन क्या होता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने थे। टू अचीव गुड हेल्थ, इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी हैव हाइजीनिक बैलेंस्ड डाइट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, जो मैं बोला था डस्टबिन होना चाहिए, प्लस अपनी भी साफ़ सफाई, डेली बाथिंग होनी चाहिए, जैसे भी फंगल अटैक हो तो वैसे आप ट्रीटमेंट करिए खुद के लिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, नॉलेज अबाउट डिजीज़
देखिए यही तो मैं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोला कि आपकी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन बहुत बार आपको मालूम पड़ जाए कि जैसे कि कई बार आपको मालूम है नेक्सस रहता है डॉक्टर मेडिकल वालों का, और जो दवाइयाँ आपको लिखते हैं मेडिसिन का, इनका नेक्सस रहता है। तो यू कैन नॉट बिकम लाइक कि आपको कोई भी दवा दिए जा रहे हो आप फूल बने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता रहता है, दैट्स वाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स। कंट्रोल मतलब मच्छर, फिर इवन स्मॉल फ्लाइज जो होती हैं ऐसे जो रहते हैं, इवन डॉग जो रेबीज कैरी करते हैं, फिर ये सब पे कंट्रोल होना चाहिए। तो सोचिए ये सब होता है हाइजीन के अंदर, और हम हाइजीन सोचते हैं कि हाथ धोना और साफ सफाई रखना इज हाइजीन। नो, हाइजीन इज एवरीथिंग एंड वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगा था इतने अच्छे से बुक में बताया जाएगा, लेकिन ऑथर ने ट्राई किया, राइटर ने बहुत अच्छे से बताया। every day we are exposed to various foreign bodies including infectious agents like बैक्टीरिया, वायरसेस। फॉरेन मतलब कुछ भी हो सकता है ना, छोटा सा धुएं का पार्टिकल भी हो सकता है, स्मोक का CO2 हो सकता है, SO2 हो सकता है, CO हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO हो सकता है, पर्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, आपको लेड हो सकता है, PB, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग की बॉडी पे ये सब इफेक्ट डालते हैं लेकिन कम। लेकिन जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है जैसे बैक्टीरिया, ये स्प्रेड भी होते हैं और ज़्यादा लेवल पे इम्पैक्ट भी करते हैं। डिस्पाइट कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। व्हाट इज पैथोजेंस? एनीथिंग आउटसाइड आवर बॉडी, उसको पैथोजन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस रिमेन हेल्दी, ठीक है। कॉन्स्टेंट हम लोग का होता रहता है लेकिन हम लोग लड़ लेते हैं। कैसे? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट ह्यूमन बॉडी हैज एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। बॉडी के अंदर ही कैपेसिटी होती है। द सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम। डेफिनेशन आ गया कि नहीं? आपको एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम? सो इट इज अ सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द डैमेज और डिजीज थ्रू द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस है हमको। अब इम्यूनिटी का मतलब देखते हैं। टर्म इम्यूनिटी हैज ट्रेडिशनली रिफर्ड टू एज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट, मतलब हमारी बॉडी, अगर हम ह्यूमन की बॉडी लें तो होस्ट, टुवर्ड्स द इंजरी कॉज्ड बाय द पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स। जैसे कि पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स मतलब क्या? जनरली वो प्रोटीनियस मटेरियल छोड़ देते हैं, ठीक है। वो उनके मटेरियल और खुद पैथोजन ही जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, हम उसे रोक पाते हैं। हाउएवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज इज ओनली वन ऑफ द मेनी consequences of immune response which is entirely concerned with the reaction of body against any foreign antigen, ठीक है। एंटीजन होता है, ध्यान रखिए, फॉरेन वाला एंटीजन होता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी। इम्यूनिटी इज इन फैक्ट द फ्रीडम और exempt. The concept of immunity is believed to be started by Edward Jenner of England, ठीक है। He developed cowpox vaccine for the protection against the attack of smallpox, ठीक है। स्मॉलपॉक्स का वैक्सीन कैसे काम करते हैं आगे हम देखेंगे। आज आप लोग वैक्सीन मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो में, हमारी 10th की वीडियो में बताया, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आगे वो पार्ट है। इम्यूनोलॉजी, अब इम्यूनिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इम्यूनोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब, ये लाइन का मतलब क्या था? फ्रीडम रहता है, किससे? डिजीज से। और एग्जेम्पशन किससे रहता है? अगेन फॉरेन डिजीज या एंटीजन से। आप लोगों को बहुत सारे टर्म आ गए, इनके बीच में फर्क जानते रहिए। एंटीजन, पैथोजन, फिर उसके बाद डिजीज, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी आएगा आगे अभी, ठीक है। ऐसे करके अब बहुत सारे, फिर इसके बाद हाइजीन का मतलब क्या होता है ये हमको है, फिर रूल्स ऑफ, फिर
उसके बाद हेल्थ का डेफिनेशन। आप लोग को लग रहा है कि हम फटफट कर, लेकिन ये सब के बदले आपको जानते रहना चाहिए। एंटीजन और पैथोजेंस क्या कॉज करते हैं, डिजीज करते हैं। एंटीजन क्या होती है, एनी लिविंग बॉडी आउटसाइड आवर बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीजन। इम्यूनिटी क्या होती है, दैट इज द रिस्पॉन्स और रेजिस्टेंस फ्रॉम द आवर बॉडी टुवर्ड्स द एनी काइंड ऑफ पैथोजन। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट इम्यूनिटी पैटर्न, वही देख रहे हैं आगे। Immunology is a branch of science which deals with the study of immune system, immune responses to foreign substances and their role in resisting infection by the pathogens, ठीक है। The most important characteristics of the immune system is that it is distinguishes itself body of own self and non self। मतलब क्या, own self मतलब हमारी बॉडी, और बाहर से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं या पैथोजेंस आ रहे हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करता है। सो द इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द इन्वेडर। एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द एंटीजन। द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स in the response of antigen A is called as the antibody। तो एंटीबॉडी, बॉडी से ध्यान रखिए हमारी बॉडी में रहता है, एंटीजन रहता है वो बाहर से आता है, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और रिस्पॉन्स क्या होती है, एंटीबॉडी। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी ना, ये ऊपर जो लाइन बोला था सेल्फ और नॉन सेल्फ में हमको कंपेयर करके होता है। ऐसा कभी कभी ना हमारी जनरली ऐसी कंडीशन बॉडी की आती है कि इसे डिजीज़ भी बोलते हैं, कि ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं इसे। हमारी खुद की ही बॉडी हमको खुद को हार्म करने लगती है, वो पहचान नहीं पाती कि कौन सा सेल अच्छा है, कौन सा बाहर वाला, कौन सा अपना है। तो ऐसा भी डिजीज़ का अपना खुद का बॉडी का है। सो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है बॉडी की। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होगा। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान देके सुनना है और सब कुछ समझना है कि दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट, इसी को बोलते हैं इनबॉर्न इनहेरिटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जो आप पैदा होते हो उसी टाइम, मतलब डे यू टेक बर्थ, आपके पास ऑलरेडी वो इम्यूनिटी आपके बॉडी में रहती है, ठीक है। एंड एक्वायर्ड और अडेप्टिव, ये दूसरी वाली हो गई। अब पहले वाली इनेट हो गई। एक्वायर्ड मतलब आप जिंदगी जीते जाते हो, जैसे जैसे अपने डिजीज से लड़ते हो वैसे वैसे इम्यूनिटी बढ़ाते जाते हो। दोनों का अपना यूज़ है। लाइफ में आगे चल के एक्वायर्ड का रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत सारे आएंगे पैथोजेंस ना, इसलिए। innate or inborn or inherited immunity। Innate immunity is the resistance to the infection that an individual possesses by the virtue of his or her genetic makeup। मतलब क्या, उसकी मॉम डैड में जैसा रहेगा, किसी किसी के मॉम डैड बहुत स्ट्रांग होंगे बहुत सारी डिजीज़ के लिए, तो बेटा या बेटी दोनों स्ट्रांग रह सकते हैं मतलब बहुत सारी डिजीज़ के लिए। लेकिन कभी कभी मॉम डैड ही वीक होंगे तो वो बेटा या बेटी भी वीक रहते हैं। ये आप लोग तो समझ ही पाते होंगे, तो ये ज़रूरी होता है। इट इज़ नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। अच्छा, और इसमें ना आपका जेनेटिक मेकअप आपकी बॉडी इम्यून करने के लिए आपका खाना डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर पीपल हैव वेरी बैड डाइट, क्वालिटी फूड नहीं खाते वो लोग, इसलिए उनकी बॉडी इतनी इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं। अब ये आप लोग डिबेट कर सकते हो कि पुअर पीपल आर स्ट्रॉन्ग पीपल, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ये ख्याली पुलाव रखिए अपने तक। दो वो लोग लड़ पाते हैं डिजीज़ से, ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन आप लोग डेटा नहीं है इसलिए आप लोग नहीं जानते कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR। फिर इसी वजह से कभी कभी बेबी को बर्थ देते हो माँ मर जाती है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR बोलते हैं इसे। तो ये सब थॉट फालतू के नहीं रखने होते हैं कि बच्चे, वो जो गरीब के बच्चे होते हैं स्ट्रांग होते हैं, कुछ नहीं होता। जो सर्वाइव, जो मरने के बाद मरते नहीं बच्चों में, वो और बच जाते हैं, तो वो स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि भाई वो सर्वाइव कर गया तो ना दिख रहा है सामने आँख के। क्या बताऊँ, आप लोग समझ पा रहे हैं होपफुली। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, इनेट वाला ना, जैसे ही अगर समझिए पैदा हुआ हूँ मैं और कोई पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर किया और उसके अगेंस्ट मैंने इम्यून बना लिया, तो वो अडेप्टिव हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला टाइप। लेकिन उसके पहले मेरी बॉडी पहले से जो चीज़ लड़ रही है जिसको आके, वो सब क्या रहेगी, हमेशा ऑटो इम्यून, मतलब ऑटो इम्यून बोल रहा हूँ, सॉरी, इनेट रहेगा। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या है, आप वैक्सीन लगाते हो ना, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, मतलब क्या,
ऐसे चुनती नहीं है, जैसे कि हमारी ना जो अडेप्टिव वाली है, ये अडेप्टिव वाली ये चुनती है, जैसे कि ना एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी होगा, इसी तरह एक दूसरे टाइप के लिए दूसरा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो इनबॉर्न इनेट होता है, एक सेकेंड इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले। ये जो इनेट होता है उसमें क्या रहता है, ये समझिए सेल है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ ए बी सी डी ई ऐसे समझिए कुछ एंटी, सबको सेम ही मारता है, कुछ नहीं करता है सेम तरीके से, तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। वहीं पे अगर समझिए हम लोग अडेप्टिव हैं तो वो ए के हिसाब से अपना बॉडी भी ए के हिसाब से बना लेता है, बी के हिसाब से अपना बी रिस्पॉन्स दिखाता है, सी के लिए सी दिखाएगा, डी के लिए डी दिखाएगा, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, ऐसा होता है। और ये पहले पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी लड़ती है और लड़ने के बाद उसकी एक इमेज बना देती है कि डी वाले की इमेज ऐसी है, तो अगली बार जब डी वाला आएगा तो उसको फिर निकाल देंगे हम लोग बॉडी से। तो गाड़ी वाला आएगा से कचड़ा निकालो, तो वही है, तो ये आ चुका। अब इसको बाहर निकालने के लिए इम्यून हमारा रिस्पॉन्स बन चुका है। लेकिन ये जो होता है ये तड़क भड़क वाला रहता है, ततड़ ततड़ सबको मार देता है ये ध्यान रखना आपको। नॉन स्पेसिफिक का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, व्हेन इट इंडिकेट्स अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल, और स्पेसिफिक वेयर द रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी कंप्राइजेस द वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर। बैरियर याद रखिए, बहुत टाइप के बैरियर होते हैं इसके अंदर, वो आगे हम देखेंगे, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी ओनली। तो पहला इनेट का, एक सेकेंड, इनेट का सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये फॉरेन बॉडीज को आने ही नहीं देता हमारी अंदर, डजंट अलाउ टू एंटर इनटू आवर बॉडी, ये ध्यान रखिए। वहीं पे ये क्या है, जैसे मैंने देखी हमारी बॉडी में एंटर करता है अडेप्टिव वाला, तभी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर पाती है। तो दोनों फर्क आप लोग समझते जाइए, सो दैट कि यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन बोथ, डिफरेंस बिटवीन दी बोथ यू कैन राइट, अगर आप लोगों को लिखने को आता है। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से बैरियर आते हैं। पहला है इपिथेलियल सरफेस, मतलब क्या, आपका स्किन, द इंटैक्ट स्किन and the mucus covering the body of the body protects it considerably against the invasion by the microorganisms। कौन सा आपका स्किन जो दिख रहा है आपको, प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन आपके, मतलब जो हम लोग बोलते हैं स्पूटम, ठीक है, या मराठी में शेम्बुड़ बोलते हैं, सॉरी, लेकिन वो समझाने के लिए मुझे वर्ड बोलना पड़ेगा। तो वो रहता है, तो आपके नोज में, थोड़े से आपके लंग्स के रीजन में, तो ये क्या होते हैं, प्लस आपके स्टमक के पास भी होता है। तो ये सब लाइनिंग रहती है, ये क्या काम करते हैं, ये उसको ना आपके ऑर्गन के अंदर घुसने ही नहीं देते। ठीक है, बॉडी में भले घुस जाएगा, मतलब कैसे बताऊं आपको, बॉडी में घुसेगा लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम जो हम अडेप्टिव बोल रहे हैं अंदर सेल के अंदर नहीं घुसता पाता ये। तो ये क्या करते हैं, समझिए आपकी स्टमक की थैली है, तो ये अंदर हमारे ऐसे म्यूकस की लाइनिंग रहती है। अब ये म्यूकस की लाइन पे क्या रहता है, यहाँ पे ना वो आके चिटक जाता है, यहाँ पे चिटक जाएगा ऐसे, और हमको मालूम है हमारे पेट में निकलता है HCl, दैट इज हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सबको मार देता है। तो सोचिए ये कुछ ज़रूरत ही नहीं, हमारी ऑर्गन में घुसा ही नहीं। द हेल्दी स्किन पजेस बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट। बैक्टीरियोसाइडल मतलब, साइडल का मतलब होता है किल, अब बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाली प्रॉपर्टी होती है। सोचिए हम इतने डीप में कभी सोचते ही नहीं थे। इवन आपके जो क्या बोलते हैं कुछ लोग की ऑयली स्किन है, ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम है अगेंस्ट द सन। एक्सेसिव सन जो आता है ना हमारे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी ऑयल रिलीज करती है। हमारा बॉडी का खुद का इनबिल्ड मॉइस्चराइजर है वो, लेकिन हमको एक आदत पड़ गई है फेस वॉश की। सिबेशियस सिक्रेशन, सिबेशियस मतलब वही स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, जहाँ से क्या निकलता है सिबेशियस ग्लैंड से, जनरली ऑयल मटेरियल। ठीक है,
एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैव बैक्टीरियोसाइडल फंजिसाइडल मतलब फंगस को मारने वाला भी प्रॉपर्टीज, तो ये ध्यान रखना होता है। द म्यूकोसा मतलब वही जो स्पूटम बोल रहा था मैं, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी था, हैज सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, द नोज प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे, टू लार्ज एक्सटेंट द इनहेल पार्टिकल्स बीइंग अरेस्टेड थ्रू हेयर, तो जो आपके नाक के बाल होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने नहीं देते, इसलिए वो हेयर्स ग्रो होते हैं। एट और नियर द नाजल ओरिफाइसेस, ओरिफाइसेस मतलब होल्स, ओरिफाइसेस मतलब होल्स, ये आपकी बॉडी के पोर्स। दोज दैट पास बियॉन्ड आर मतलब जो समझो अगर एक दो नाक के भी अंदर चले गए, आर हेल्ड बाय म्यूकस लाइनिंग द एपिथेलियल एंड आर स्वेट बैक टू फैरिंग्स वेयर दे टेंड टू स्वैलोड और कव्ड आउट, तो क्या करते हैं, अगर चलो अंदर चल भी गया तो फैरिंग्स के पास जाता है, वहाँ पे हमारी बॉडी क्या छोड़ देती है, म्यूकस छोड़ देती है। तो म्यूकस छूटते ही क्या होता है, या तो वो पेट में चला जाता है, नीचे सीधा नीचे 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 आके पेट में, वहाँ पे HCl से वो मर जाएगा, या तो हमारी बॉडी जो बोलते हैं ना कि वो कुछ लोग हमेशा कफ बाहर थूकते रहते हैं, सो थूक के निकाल देगा, तो कभी कभी ठीक है, लेकिन जो हमेशा करते रहते हैं उनको दिक्कत है। मतलब द कफ रिफ्लेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखे तो कफ आना ये कभी कभी अच्छी चीज होती है, लेकिन हम मतलब वही बोला ना, बार बार नहीं होनी चाहिए, कभी कभी ऐसे समझिए पार्टिकल्स आ रहे, धुआं बहुत हो गया तो आपकी बॉडी कफ बनाती है, उसको बाहर निकालती है। और गाइस अगर आप लोग दिल्ली लाइक सिटीज़ में कभी गए होगे ना, तो अगर आप वहाँ पे कभी ग्राउंड्स में दौड़े या रोड पे जाके फिर एंट्री करें अपने घरों में, आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप कफ करते हो तो ब्लैक कलर का उसके अंदर पूरा पूरा पर्टिकुलेट मैटर रोक के रखा रहता है वो म्यूकस ने, तो आपको मालूम पड़ता है कि अगर अच्छा है कि म्यूकस है बॉडी में, अदरवाइज आप लोग रेस्पिरेशन और हार्ट रिलेटेड डिजीज लेके बैठ जाते। सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना चाहिए सब। द माउथ इज कॉन्स्टेंटली बाथ्ड इन सलाइवा, तो हमारे मुंह में हमेशा सलाइवा सिक्रिएट होता रहता है सलाइवरी ग्लैंड से, विच हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग का नोज हो गया और रेस्पिरेटरी वाला हो गया, तो हमने नोज वाला पार्ट कर लिया, पहले हमने स्किन वाला पार्ट लिया था। स्किन में हमने देखा था बैक्टीरियोसाइडल फंजीसाइडल रहता है, सिबाशियस ग्लैंड हमारा सिक्रीट करता रहता है कौन से लिक्विड जो फंगस और बैक्टीरिया को मार सकते हैं। उसके बाद हमने देखा नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन फिर फायरिंग्स में भेज देता है, फिर वहाँ से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी स्पूटम मतलब निकल जाता है। अब थर्ड जो हम कर रहे हैं माउथ वाला कर रहे हैं, कि इसमें क्या रहता है, सलाइवा में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने की क्या रहती है, पावर रहती है। द एसिडिटी, अब चौथा कर रहे हैं हम लोग, द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन द स्टमक डिस्ट्रॉयज द माइक्रो, तो समझिए इधर स्पूटम गया है और हमारा माउथ से सलाइवा स्टमक में गया है, वो सबको स्टमक का HCl मार डालता है। ठीक है, इसे इरेज करता हूँ क्योंकि दूसरे साइड पे भी हमें पढ़ना है अभी। तो ये समझते रहिए। स्पर्माइन, अच्छा, एंड द फ्लशिंग एक्शन ऑफ द यूरिन एलिमिनेट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये सब ये फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब आप लोग ऑलरेडी अपने 11th में किए रहेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर में, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि यूरेथ्रा किसको बोल रहा है। फिर वहाँ से क्या होता है, जो स्टमक में मर जाते हैं उनको हमारी बॉडी बाहर फेंक देती है, इसलिए आप लोग देखे रहेंगे जब भी कभी कभी येलो कलर का कितना ही पानी पियो, आपके जो यूरिन का कलर होता है येलो होता है। गाइज आपको ओपन होना पड़ेगा, कुछ लोग शी बोल रहे होंगे लेकिन ये ह्यूमन के बारे में है, ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा। तो वो क्या रहता है, आपकी बॉडी फाइट करती रहती है ऐसे जो बैक्टीरिया से रहता है। स्पर्माइन क्या है, जो मेल सीमेन होता है उसके अंदर एक अमाइन का पॉलीमर है, अमाइन आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, NH2 बेस्ड है, ठीक है। तो अमाइन का एक पॉलीमर है, बहुत सारे चेन, तो स्पर्माइन देखिए, अमाइन स्पर्माइंस जो स्पर्म के पास प्रेजेंट है, एंड जिंक प्रेजेंट इन द सीमेन आर एंटीबैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया को भी यहाँ पे आने नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक लिखना था, दिखाना था आपको कि टीयर्स कंटेन द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस कॉल्ड लाइजोसोम, तो लाइजोसोम के बारे में हमको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के, व्हाट इज लाइजोसोम्स। अब फर्स्ट टाइम इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था। लाइजोसोम एक्टिव होता है ओनली अगेंस्ट सम पैथोजेंस लाइक ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। लाइजोसोम्स तो आँख के आंसू जो रहते हैं, आंसू जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। देखिए आप कुछ भी पार्टिकल जाता है फट से हमारी आँखों में या कोई बैक्टीरिया आता है तो हमारी फट से ये लाइजोसोम्स रिलीज हो जाते हैं। किससे? यहाँ पे देखिए लैक्रिमल सिक्रीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। आँख के जो बाजू में आप लोग को देखे होंगे कभी कभी, वहाँ पे ग्लैंड रहता है जो ये सब सिक्रीट करता है। अब चलते हम लोग आगे। एंटी अभी हमारा जो एपिडर्मल जो स्किन की लेयरिंग है वो हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज। क्या होता है? माइक्रोब के अगेंस्ट फाइट करने वाले सब्सटेंस, हमारे सब्सटेंस की बात हो रही है। अभी भी हम लोग उनकी बात नहीं करने जा रहे हैं कि ये सब जो हमारे अभी फायर फाइटर्स हैं, हम लोग सिर्फ बात करेंगे केमिकल्स कौन कौन से हैं। सो द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंटेन्स मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स। सीरम मतलब ब्लड। सो ऐसे 30 ब्लड प्रोटीन्स होते हैं सर्कुलेटिंग इन द ब्लड इन एन इनएक्टिव स्टेट। मतलब वो क्या, सोए हुए रहते हैं। मतलब सोया हुआ हनुमान जो जाग जाएगा तो पूरा लंका गिरा देगा। नो ऑफेंस टू एनीवन, आई एम नॉट टेकिंग सपोर्ट ऑफ एनी रिलीजन, जस्ट टू मेक यू पीपल लाइक कि आप लोग याद कर लो कि 30 ऐसे सीरम प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इम्यून को बिना जगाए हुए ही माइक्रोब्स को मारने के लिए कैपेबल होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी कितनी परफेक्ट काम करती है। अगर मशीन्स इतने परफेक्ट हम बनाने लगे ना, सो विल रीच द प्लेटू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आज तक देखो ना, रोबोट नहीं बना पाए हम लोग, बना रहे हैं लेकिन उतने हाई एंड की नहीं। अब ये देख रहे हैं आप लोग, सरफेस पे एंटी माइक्रोबियल लेयर है, एपिथेलियम, इतना डीप फंक्शनल नेचर ही बना पाती है। चलिए आप लोग मुझसे कुछ बिलीव नहीं करेंगे, फिर भी चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल pathogens activates the complement cascade to eliminate the pathogens। तो ये प्रोटीन्स एक्टिव हो जाते हैं। द interferons are like protein chemical are a class of cytokine soluble proteins। ये आप लोग 10th क्लास में अपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े रहेंगे आप लोग कि interferons kills the viruses released by virally cell infected with the virus। देखिए, ठीक है। एंड certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from the viral infection। तो ये क्या करता है, और सेल्स को पहले तो उनको क्या बोलता है कि भाई लोग एक्टिवेट हो जाओ, आ रहा है वायरस आया है। तो वो कैसा है, वो गांव के बाहर नहीं रहता है, जो डार्क मास्टर टाइप रहता है जो पूरे गांव को इन्फॉर्म करता है कि डाकू आ रहे हैं, तो वैसा वाला इंटरफेरॉन्स, ठीक है। कि ये ब्लड में जाते हैं, अगर साइड समझिए ये पूरे ब्लड में पहुंच गए तो मतलब क्या, सब हमारे टिश्यू सेल्स वो अलर्ट हो जाते हैं कि खतरा आने वाला, बंदूक लेके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अब चलते हैं सेलुलर की तरफ। थर्ड, सेलुलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी। अब सेल वाले आएंगे कि सेल देखिए कौन से, मैं जो बोल रहा था वहाँ पे केमिकल से, अब सेल देखिए। नेचुरल डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अडेप्टिव वाले में भी यही काम करते हैं। एक्चुअली अडेप्टिव वाले में भी यही आते हैं। अडेप्टिव वाले क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं, दीज आर लाइक आर्मी, जिनकी जरूरत सबको पड़ती है। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ ब्लड and tissue by the microorganism and other foreign is mediated to a large extent by a phagocytic cell। phagocytic मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था अपने लास्ट चैप्टर के। क्या करते हैं phagocytic मतलब ये कोई बाहर का बॉडी, ये हमारी सेल है, तो ये क्या करते हैं, इसके आजू बाजू खुद का शेप ऐसे बनाती होती है और इसको अपने अंदर ले लेती है, और अंदर लेके फिर इसको कोपचे में ख़त्म कर देती है। तो इसको बोलते हैं phagocytosis, इंगल्फिंग और ईटिंग द सेल विच इंजेस्ट मतलब अपने अंदर लेती है, एंड डिस्ट्रॉय देम। Phagocytic cell discovered by the Mechnikov in the 1882 are grouped as macrophages और मैक्रोफेज। ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया लास्ट में। इम्यून रिस्पॉन्स जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वहाँ पे बोल रहा था मैं कि आपको यूज़ आएगा आगे, तो ये यूज़ यहीं पे आगे और आएंगे इसके यूज़। दे रिमूव द फॉरेन पार्टिकल दैट एंटर बॉडी, अ क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड कॉल्ड द नेचुरल किलर्स। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल इज इंपॉर्टेंट इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। मतलब क्या, सबको ये बोलते हैं ना, बाप का दादा का बेटा का सबका बदला लेगा फैजल, तो वो फैजल है ये नेचुरल किलर, सबको मारता है। अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। देखिए ट्यूमर इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूमर क्या होता है? आपकी बॉडी का ही सेल है। व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर में क्या होता है? देखिए आपकी नॉर्मल बॉडी सेल समझिए ऐसी है, ऐसी है, ये उनके सेल है। ट्यूमर में क्या होगा? ये सेल का मुझे बहुत टाइम तक लगता था कि सिर्फ सेल बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते, लेकिन रियल में क्या हुआ था, साइंटिफिकली पता चले कि सेल का प्रोसेस, सेल का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है अगर वो ट्यूमर बन जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमारी बॉडी का जो ये नेचुरल किलर है, ये आता है, बोलता है कि अरे बाप रे, ये तो अपनी बॉडी का ब्लू मेंबर नहीं लग रहा है, बोलते इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसको ख़त्म कर देता है। ऐसे बाहर से कोई ऐसा आया अकेला सेल, उसको भी ख़त्म कर देता है ये, ठीक है, और ये ब्लू वाले को छोड़ देता, बोलता है अपना बनता है ये। तो इस तरह से करते। तो हमारे जो आप लोग को ध्यान रखना, ट्यूमर में जनरली बच्चों को आप लोग समझ भी जाओगे कि ट्यूमर क्या होता है, हमारी खुद के सेल ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं ऐसे और जमा हो जाते हैं। ये कैंसर के बारे में हम लोग बात करें, लेकिन क्या होता है, हमको लगता है कि वो सेल सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती। नहीं, आपको ध्यान रखना उनकी क्वालिटी भी बदल जाती है, ठीक है। ये प्रूवन, लैब प्रूवन प्रोसेस है। अब चल रहे हैं हम लोग, फीवर आता है आप लोग को। तो फीवर देखिए क्यों आता है। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग द इन्फेक्शन इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम। आपकी बॉडी गर्म करती है खुद को। सोचिए कि ना गर्मी से मर जाएंगे हम लोग। जान रहे हैं कि हायर, आजकल कोविड में सबको पता है कि हायर टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता। तो देखिए हमारी बॉडी खुद से पहले से ये सब जानती है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा दो, बहुत सारे तो ऐसे ही मर जाएंगे। इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजेंस। आप लोग केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या इसमें क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं कि हीट देने से कई रिएक्शन को जो स्पीड है, रेट है, वो फास्ट हो जाता है। तो देखिए रेट बढ़ा देता है, ये रेट बढ़ा देता है। फीवर स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स एंड हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब सर्दी होती है, लोग बोलते हैं सर्दी से मेरे को तुरंत बुखार आता है। आप समझे आपके सर्दी का बुखार क्यों आता है? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी इम्यूनिटी का रिस्पांस कैसे दिखाती है? बॉडी को गर्म कर देती है और इंटरफेरॉन को ब्लड में छोड़ देती है। इंटरफेरॉन वायरस को मारता है, फिर और जाके वहाँ पे अलर्ट भी करता है किसको? हमारे और बाकी के सेल को। तो ये ध्यान रखना है कि बॉडी का फीवर क्यों होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी फीवर का ना वो नहीं जान पाती कितना गर्म करना है। वो सिर्फ देखती है वायरस को गर्म करके ख़त्म कर दूंगी, ख़त्म कर दी। इसमें क्या होता है, खुद बॉडी ख़त्म हो जाती है। इसलिए थोड़ा एक हद तक बॉडी गर्म होना ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए? डॉक्टर से दवा ले लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप लोग घर पे बैठे रहो कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही। नहीं, कभी कभी बॉडी को मालूम नहीं पड़ता वायरस एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो उनके लिए एक दवा डॉक्टर देगा, वो इनको मार डालेगा, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन योर बॉडी किल देम। अब अक्यूट फेज प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट है यहाँ पे। इन्फेक्शन or injury leads to a sudden increase in the concentration of certain plasma proteins। आपके प्लाज्मा के प्रोटीन में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है सेल के। कलेक्टिवली कॉल्ड acute phase proteins। These includes C reactive protein, CRP, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, सिर्फ नाम याद रखते जाइए, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, सीरम अमालॉइड पी, एक्सेट्रा। APP are believed to be enhance host resistance, prevent tissue injury and promote repair of the inflammatory lesions। मतलब क्या, ये समझे कुछ डैमेज हुआ है साइड पे आपके सेल के, वहाँ पे समझे कुछ इंजरी कर दिया वायरस ने, तो इसको क्या करना, ठीक भी मरम्मत करना। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप जो नेट पे और कहीं भी इसके बारे में पढ़ो तो ये इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इनेट में 5 तो आपको लिखना ही है, ये सब आप लोग को इनेट में लिखना है। तो इनेट के बारे में क्वेश्चन आया तो आप लोग को एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल लेयर से लेके एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जिसमें आप प्रोटीन इंटरफेरॉन की बात करने वाले हो, उसके बाद नेचुरल सेल की जिसमें फाइगोसाइट्स की बात करोगे, चौथा है फीवर और 5वां होगा हमारा अक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ पे होता है, हमारे प्लाज्मा में इनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों पॉसिबल है इसके, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि इसका पॉइंट इतना मैटर नहीं करता। नीट के एग्जाम में जाओगे तो इसका प्रोडक्शन सेंटर कहाँ है, कौन इसको ट्रिगर करता है, ये सब वहाँ पे जानने की ज़रूरत होगी।
कि कैसे ट्रिगर होता है ये। तो एक तो ट्रिगरिंग पॉइंट आपको मालूम है कि बाहर से कोई आया है, लेकिन ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं ये सब एक जानने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे इतनी मैटर को आप लोग, क्योंकि मैंने हार्ट वाले सीन में देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्स था वो टिमिड था आप लोग का। तो इसलिए मैं लिमिट कर रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग का जितना मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा भी पाऊँ और चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड ही रहूँ। तो गाइज ये हमारा इनेट वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब हमारा सेकेंड वाला होगा अक्वायर्ड वाला, और अक्वायर्ड वाला ही आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अब, क्योंकि अब सेल बाहर बाहर नहीं घूम रही है, अब अंदर घूम रही है। अब वो आपके इसमें डैमेज करके अंदर घुस सकती है। तो यहाँ पे अब अक्वायर्ड वाला इम्यूनिटी आपका काम आएगा, और आप अब बर्थ लेके बाहर आ चुके हो। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये नए चैप्टर को ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और एज अ अवेयरनेस के लिए भी अपने दोस्तों में से शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।